देखो, कल हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या सीखा था हम लोगों ने भी, कि किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। बेसिकली किसी भी सामान को बनाने तक की जो भी प्रोसेस होगी उसको बोला जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? उत्पाद करना, यानी उत्पादन करना, किसी चीज को बनाना। वही हमने इसमें देखा। देखो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, ट्री। ट्री को पहले हमने ऐसे छोटे छोटे वुड लॉग्स में काटा, हमें बनानी थी टेबल या फिर हमें बनाने थे पेजेस। तो जब हमें इसमें प्रोसेस से इस प्रोसेस में गए होंगे तो इसको और फिनिश किया होगा, ऐसे छोटी छोटी चीजों में इतने बड़े मास में कन्वर्ट कर दिया होगा काट के। और जब हमें पेजेस बनाने थे तो मैंने क्या किया होगा, उसे छोटे छोटे भूरों में बनाया, फिर उसको ब्लीच करा, उसके बाद ब्लीच करने के बाद उसको पेज में कन्वर्ट करा। तो यहाँ दोनों ही प्रोसेस में इनपुट क्या हो गया, ट्री हो गया यहाँ पे, और उसको दो आउटपुट है, यहाँ पे एक टेबल है और एक हमारे यहाँ पे कॉपी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये सर सर हाँ जी। सर इसमें तो फिर एक इनपुट के बहुत सारे आउटपुट भी निकल सकते हैं फिर तो। बिल्कुल सही बात है। अब पानी का ले लेते हैं, वाटर बॉटल का ले लेते हैं। वाटर से बहुत चीजें बनती है ना यार। वाटर से आप काफी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी इस्तेमाल करोगे, उसको काफी चीजों में कर सकते हो। नॉर्मल पानी पीने का हो सकता है, खाने बनाने में हो सकता है ना। वाटर से कई जगह पे कटिंग भी होती है, वाटर से क्लीनिंग भी होती है, बहुत सारे आउटपुट निकलता है, कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है। अब आता है प्रोडक्शन की डेफिनेशन। प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या सीखी थी हम लोगों ने, कि प्रोडक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था, द इनपुट क्या क्या होते थे, जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। और आउटपुट क्या निकल के आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। देखो प्रोडक्शन की डेफिनेशन में ही कह रहा है कि गुड्स और सर्विस दोनों ही चीजें निकल के आएंगी। तो सिर्फ एक को नहीं हम इंक्लूड कर सकते, हम दोनों को करेंगे। तो वही हमने कल डिस्कस किया था कि मेडिकल हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें जो है वो करो, बट एक इकोनॉमिक मोटिव के साथ करो। तो वो क्या कहलाएंगी, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, वो प्रोडक्शन ही कहला रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब मैंने एग्जांपल लिए थे, याद करो एग्जांपल क्या लिया था। टी स्टॉल से आपने टी को परचेज करा, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा कि नहीं हो रहा होगा? बताओ। सर हो रहा होगा। है ना। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में सर्विसेज दी, प्रोडक्शन प्रोसेस है कि नहीं है? यस। यस सर है। उसने, लेकिन ये है तो सर्विसेज ना। अब उसने घर पे दी, अपने अपनी सपोज करते हैं अपने ब्रदर की ट्रीटमेंट घर पे ही करी है, उसको फीवर था। तो क्या ये होगी, यहाँ इकोनॉमिक मोटिव ही नहीं है हमारा? जब इकोनॉमिक सर नहीं। मोटिव, हाँ, जब इकोनॉमिक मोटिव नहीं है तो फिर ये प्रोडक्शन का पार्ट भी नहीं होगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस सर हो। इसमें। हाँ जी। यस सर। बोलो सर बोलो। मैं कह रहा था कि इसमें इनपुट और आउटपुट कहाँ है, जो आपने अभी एग्जांपल दिया अब था कि देखो ना, इनपुट से बहुत। अब वो तो हमारा था उस केस में जब गुड्स की बात चल रही थी। अब सर्विसेज के एग्जांपल दिए मैंने आपको। ठीक है। अच्छा। डॉक्टर ने सर्विस दी, वो इनपुट ही तो हुआ। डॉक्टर ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई जो उसने करी है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो इनपुट ही तो दे रहा है उन सब चीजों का। और वो बंदा आउटपुट। ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट क्या करके बंदे को ठीक कर दिया, वो हो गया आउटपुट हमारा। ओके सर। ठीक है ना? हाँ यस सर। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमने सीखा था, अ, ट- हमने टाइप ऑफ प्रोडक्शन सीखा था पहले, कि हमारी दो तरीके की प्रोडक्शन होती है। उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ही बेसिकली उनको ही बाइफरकेट करता है कि दो तरीके की होती है प्रोडक्शन। एक होती है हमारी वेरिएबल, एक होती है हमारी फिक्स। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हमें ना टाइम पीरियड लिमिटेड है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब क्या है, कि ना हमारे पास टाइम है कम, और हमें ज्यादा चीजें कर, तो मतलब मैं कुछ ज्यादा आउटपुट चाहता हूँ। तो मैं जिन फैक्टर्स को कम टाइम पीरियड में छेड़ सकता हूँ वो वेरिएबल में लाइक है। मैंने ना कल एक एग्जांपल लिया था, आज मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। चलो, मुझे ना क्लोथ बनाने, ठीक है, कपड़े बनाने थे। अब मेरे पास ना बोला कि जल्दी से जल्दी इस महीने का इतना, सपोज करो 100 कपड़ों का टारगेट था, कि इतने कपड़े बनाने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, थोड़े लेबर यहाँ पे हायर कर लूंगा। टेलर्स को हायर कर लिया ज्यादा मैंने, पहले दो तीन ही थे, अब मैंने पाँच छह को हायर कर दिया। कपड़ा ज्यादा ले आया, ठीक है, रॉ मटेरियल ज्यादा ले आया। तो ये वो फिक्स फैक्टर है। अब मुझे इन 100 को बनाने के लिए, जल्दी जल्दी करने के लिए, मैं बड़ी चीजों को नहीं छेड़ूंगा ना, कि मैं नई मशीनरीज खरीद के ला रहा हूँ, स्विंग मशीन वाली ज्यादा मशीनें खरीद के ले आया, फिर मैंने जगह कहीं और ले ली। ये सब चीजों पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, कि ये कम टाइम पीरियड में मैं ज्यादा कैसे निकाल सकता हूँ, वो सब चीजें सोचूंगा। तो बेसिकली क्या बोला जाता है,
कि वो फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज किए जा सकते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन के फैक्टर होंगे, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल और लेबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। ठीक है, और वही बात करते हैं हम लोग फिक्स की, कि कम समय होने की वजह से चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या था, एक रिलेशनशिप शो करता है हमारा। क्या बोला गया, एक टेक्निकल रिलेशनशिप शो करता है। टेक्निकल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट। बिल्कुल सही, इनपुट और आउटपुट के बीच में। अब हमने कल एक नॉर्मल मैंने फंक्शन लिया था ना, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ये मैंने एग्जांपल लिया था। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारा आउटपुट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारा इनपुट। इन मैंने एग्जांपल लिया था, याद है आपको? क्या था कि टेबल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बोला वुड लॉग होगा यहाँ पे, ठीक है, नेल आपने बताया, फिर गम हो गई, फिर यहाँ पेंट हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो जाएंगी, सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई बस समझ में? आयरन बार हो गए, ये सारी चीजें। बेसिकली कहा जा सकता है कि आउटपुट निर्भर करेगा हमारा, डिपेंडेंट होगा इनपुट पे। क्या बोलना गलत है कि नहीं? नहीं सर। है ना, बिल्कुल सही बात है कि भाई बिना इनपुट के की वजह से आउटपुट आएगा ही नहीं। तो वही बोला गया था यस। यहाँ पे। ठीक है, कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या एक्सप्लेन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आगे चलें। ओके सर। यस। अब उसके बाद हम जो पढ़ेंगे अपने टाइम, मतलब अपने जो सिलेबस में चीजें हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद प्रोडक्शन सिंपल नॉर्मल फंक्शन समझा क्या होता है हमने। फिर प्रोडक्शन फंक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है जो कम समय वाला, एक होता है जहाँ टाइम की कोई बैरियर नहीं होता। तो जब कम समय वाला है उसे शॉर्ट रन बोला जाता है, जहाँ ज्यादा समय है वहां बोला जाता है लॉन्ग। ठीक है, अब शॉर्ट रन में हो जाएगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ पढ़ेंगे रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है। सर अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन है। क्या, सर आपने अभी क्या बोला, एलवीपी का फुल फॉर्म क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ओके ऑफ, सर। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और यहाँ पे है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, या फिर लॉ टू रिटर्न टू स्केल, और दोनों ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से, अब इसमें क्या बोला गया कि प्रोडक्शन कैन बी चेंज ओनली बी चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। चेंज किस में कर सकते हैं हम लोग, वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर। वेरिएबल फैक्टर पढ़े थे ना ऊपर, कौन कौन से थे, रॉ मटेरियल और यस। हमारा, है ना, लेबर। और यहाँ पे हमारा बोथ फैक्टर, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स फैक्टर हो, वो दोनों के दोनों ही चेंज हो पाए, क्योंकि लॉन्ग रन है, टाइम पीरियड ज्यादा है, मुझे टाइम बगैर हूँ नहीं मैं। अब मेरे को ज्यादा सामान बनाना होगा तो मैं ज्यादा चीजों को चेंज करूंगा, मैं नई मशीनरी ले आया, मैं नई जगह पे अपना नई मशीनरी को सेटअप कर दिया, नई लेबर तो थे ही मेरे पास पुराने, वो भी यूज कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा यही शॉर्ट रन पीरियड वाला। ठीक है, जो हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अभी हमने ऊपर अभी प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन उसी का ही हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कह लो कि इसका टेक्निकल नेम हो गया हमारा ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे एक दो चीजें, हमने जो कल वाली क्लास में करी थी मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने सीखा था कि टोटल तीन टाइप के प्रोडक्ट, एक है हमारा टोटल, वो सॉरी, तीन टाइप की चीजें पढ़ी थी हमने कल, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। याद है आपको ये चीजें? यस सर। हमने एक डायग्राम भाई। बनाया था कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है ये, ठीक है, यहाँ पे चार लेबर थे। ठीक है, इस एग्जांपल से सब चीजें हो जाएंगी। इन चार लेबर ने मिल करके, इसने बनाए चार, इसने छह, इसने पांच, इसने तीन, तो टोटल कितने बने, 18। जब टोटल में बात करी जाएगी, जब एग्रीगेट में बात करी जाएगी,
तब हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट की टोटल बात प्रोडक्ट। कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये हमारा 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला भी समझा टोटल प्रोडक्ट क्या था, एग्रीगेट प्रोडक्शन जो हुई है सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, एग्रीगेट प्रोडक्शन यूजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल प्रोडक्ट का कभी भी अगर हमें फॉर्मूला बनाना पड़े, तो टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो हमारा सिग्मा P1, मतलब लेबर वन ने क्या किया, फिर P2 ने, इन सब का ही जैसे P1 P2 ऐसे कहते करते जितने भी मेरे नंबर ऑफ वो थे प्रोडक्शन के फैक्टर। यहाँ तक क्लियर सर हुआ? ऐसे नहीं बोलो। लिख सकते सम ऑफ टोटल हाँ हाँ प्रोडक्शन? लिख सकते हैं, मैंने आपको इस फॉर्मूले के बेस पे बताया है, कोई वो नहीं है, लिख सकते ओके हैं। सर। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि भैया 4 लोगों ने, हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ रखा है 18, 18 बने हैं। ठीक है, मुझे पता है मेरे नंबर ऑफ वर्कर कितने थे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कह लो कि मेरे को पता है कि कितनी थी, यहाँ पे है 4। तो ऑन एन एवरेज बता दो कि कितने एक बंदे के हिस्से में आए, उसे कहा जाता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, कि आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक यूनिट के हमने निकाल दिया ऑन एन एवरेज करके। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ये फिर से बताना ये वाला। एवरेज वाला देखो, यस सर। मुझे पता है कि मेरा टोटल प्रोडक्ट बना है 18, ठीक है, मुझे पता है कि 4 लोगों ने मिलके बनाया है। अब मैं निकाल रहा हूँ कि एक बंदे ने कितना निकाला होगा, एक बंदे ने कितना आउटपुट दिया। अब मुझे इंडिविजुअल तो नहीं पता ना, तो मैंने इनका क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया कि चलो ठीक है 18 प्रोडक्ट हैं, अगर मैं निकाल देता हूँ ऑन एन एवरेज तो कितना निकल के आ रहा होगा, 4.5। कि ऑन एन एवरेज एक बंदे ने 4.5 टॉय बनाए या 4.5 यूनिट बनाई, जबकि ऑब्वियस बात ऐसा नहीं है, इसने 4 बनाई, इसने 6 बनाई, इसने 5, इसने कम बनाई। आई बस समझ में? तो एवरेज प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे चलें। यस सर। और थर्ड हमारा आता है मार्जिनल फैक्टर, ओ सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट हमने क्या समझा था कि एक और बंदा जब ऐड हुआ हमारी फैक्ट्री में, इस एग्जांपल को लेके चलते हैं अभी, कि जब एक और बंदा ऐड हुआ, सपोज करते हैं ये बंदा नया आया हमारे पास, ठीक है, इस नए बंदे आने की वजह से कितना एडिशन हुआ, इसका क्या था, 4 6 5 3, इस नए बंदे ने दिया मुझे 8 का, तो इस नए बंदे की आने की वजह से कितना फायदा हुआ होगा, 8 यूनिट्स का। तो एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, जब एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर और जुड़ गया तो कितना एडिशन हुआ। तो याद है हमने इसको यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, मार्जिन वाला क्या होता था फॉर्मूला, टीपी। n-1। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। इससे कुछ क्वेश्चंस भी करे थे हम लोगों ने, वो याद है आपको? ये मार्जिनल प्रोडक्शन है सर? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यार। प्रोडक्ट। हम्म। अच्छा। कल क्वेश्चन करे थे ओके तो सर। आपने करे थे क्वेश्चन साथ में? सर मैंने नहीं किया सर, मेरे को पता नहीं तो क्वेश्चन करना। कहाँ तो क्वेश्चन तेरे को मिले ही नहीं। नहीं नहीं, जो क्लास में कराए थे वो नहीं करे आपने? सर देखा था, समझ नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको करा देता हूँ 2-3 क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे कि यूनिट्स गिवन है आपको 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ मैं। टोटल प्रोडक्ट हमको गिवन है 10 यूनिट्स, 18 यूनिट्स, 24 यूनिट। जब क्लास में समझ में नहीं आया ना बस तो टोका करो कि नहीं आ रहा, ताकि मैं दोबारा करूँ। ठीक है? सर मैं ऑफलाइन आ जाऊंगा कल से अब। ठीक है ठीक है ठीक। सर। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है एवरेज प्रोडक्ट निकालो और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, अब एवरेज प्रोडक्ट अभी सीखा हमने कि भैया टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी यूनिट कर लो, क्वांटिटी कुछ भी कर, तो यानी कि कैसे निकल के आएगा, 10/1 निकल के आया 10, कि एक बंदे ने टोटल प्रोडक्ट 10 थे, एक ही बंदा लगाया था तो एवरेज भी 10 ही निकल के आया। अब टोटल प्रोडक्ट थे 18, 2 बंदे लगाए हमने काम के लिए तो एवरेज निकल के आया 9। नहीं। ठीक है, 24 प्रोडक्ट बने हमारे,
3 बंदों को एम्प्लॉय किया तो कितने आए 8। इस तरीके से हम लोग अपना सारे के सारे निकाल लेंगे। 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। पक्का? यस सर। अब वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट का अगला प्रोडक्ट देखो। पहले पे हमें कोई वही नहीं था, पहले में तो 10 ही होंगे ना, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। जब हमने 2 बंदे लगाए, यहाँ एक एडिशन हुआ, तो मेरा कितना प्रोडक्ट बढ़ गया है? तो 18 हो गया है मेरा। 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। अब अगला देखो कि भाई जब 2 थे तब तो मेरा 18 था, जब 3 हुए तो मेरा कितना है 24 आया। फिर देखो कि भाई जब थर्ड प्रोडक्ट एक और फैक्टर ऐड किया, वेरिएबल फैक्टर, तो हमारे कितने बढ़ रहे 8। हैं? 6 यूनिट्स बढ़ रहे हैं। 6 सॉरी 6। ठीक है। यस सर। फिर ऐसे ही हमारे यहाँ 34 माइनस 24 10 हो जाएगा। फिर 32 माइनस ये वहां पे आ रहा है माइनस। तो याद रखना, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी जीरो एंड नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है। ओके सर। सर ये वाला मतलब कि चैप्टर मतलब कौन 5 6 7 में कौन सा चैप्टर हार्ड है थोड़ा मतलब? कोई हार्ड नहीं है, तीनों के तीनों सिमिलर टाइप के रहेंगे। आप फॉर्मूले बेस्ड ही होगा, रेवेन्यू अच्छा और कॉस्ट। अब आया समझ में तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये सारे अभी शॉर्ट रन की ही बातें चल रही है। कल मैंने एक सर एग्जांपल हाँ जी। टीपी निकालना होगा तो क्या बताया था सर आपने? टोटल का ऑफ क्या कर देना। निकालना होगा? टीपी निकालना है, टोटल प्रोडक्ट। क्वेश्चन में अगर आपको इस तरीके से गिवन होगा तो कि फैक्टर्स 1 ने बनाए हैं इतने, फैक्टर 2 ने बनाए हैं इतने, तो सम कर देना उनका। ठीक है, अच्छा लेकिन फिर इस ऐसे तरीके का होगा। पेपर क्वेश्चन में आता नहीं। लेकिन किस तरीके का आएगा? आपको एवरेज प्रोडक्ट दे रखा होगा। सपोज करो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हमें 10 ये दे रखा है, या फिर अगला लेते हैं 18 ले लेते हैं। ठीक है, मुझे एवरेज प्रोडक्ट दे रखा है, अब बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्ट निकालो, और मुझे यहाँ यूनिट्स गिवन होंगी, तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा एपी इंटू नंबर, ये क्वांटिटी का लो या नंबर ऑफ यूनिट्स, 10 इंटू 1, 9 था सॉरी, 10 इंटू 1 आ गया 10, 9 इंटू 2 आ गया 18। ठीक है, ओके इस सर आगे। तरीके से आ जाएगा। वापस चले हम कल के यस पॉइंट सर। पे। एक सेकंड रुक लीजिए। हाँ जी, ठीक है, अब आगे आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, जो हमने कल समझा था। हमने याद है कल क्या एग्जांपल लिया था? मैंने एक शॉप खोल दी थी, समोसा शॉप खोली थी, याद है? यस सर। समोसा शॉप में मैंने बोल दिया कि एक बंदा अभी एम्प्लॉयड था, एक बंदा यहाँ पे अभी लगा हुआ था। अगर मैं बोलूँ ये छोटी सी शॉप है, इसमें कितने फैक्टर्स हैं? अब सपोज करो ऑन एन एवरेज हमने एग्जांपल लिया था कि दिन में वो 100 बनाता था। ठीक है, लेकिन अभी दिवाली पूजा आ गई, या दिवाली फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल है, तो उसको मिला है 1000 समोसेस का ऑर्डर मिल गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इस सिचुएशन में अभी उसके पास फिक्स फैक्टर क्या क्या है और वेरिएबल फैक्टर क्या क्या है? सर एक बार फिर से बोलना। ये शॉप है उसकी, समोसा शॉप है। ठीक है, यस सर। उसमें अभी वो अकेला काम करता था और दिन में वो 100 बना लेता था। ठीक है, अब उसको एक ऑर्डर मिला है 1000 समोसे का। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसके बाद अभी करंट सिचुएशन में फिक्स फैक्टर्स क्या क्या है और वेरिएबल फैक्टर क्या है?
क्या फिक्स फैक्टर मैं बोल सकता हूँ उसका शॉप होगी और उसकी मशीनरी होगी जिसमें वो बनाता होगा। यस सर। हाँ है ना। यस सर। और वेरिएबल में बोल सकता हूँ कि रॉ मटेरियल जो उसका सामान डलता होगा समोसे के अंदर, मैदा, ये आलू वालू जो भी चीजें होती होंगी वो सब होगा। और हमारे यहाँ पे लेबर है जो कि वो खुद ही है अभी इस टाइम पे एक। हाँ है ना। यस सर। तो अब उसने पता है क्या, देखो इसी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसने क्या सोचा, एक काम करता हूँ यार, यहाँ ना मैं जगह बहुत खाली है, एक काम करता हूँ, दो तीन बंदे और बिठा लेता हूँ ये। ठीक है, अपने चार लोगों को, घर वालों को ही बोला कि चलो आप भी आके इधर मेरी दुकान में हेल्प, सामान जल्दी जल्दी बनेगा, फिर हम इसी में हम लोग सब बनाने करेंगे। अब ये यहाँ पे ठसाठस भर गया, अब यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बची। ठीक है, बिल्कुल मतलब काम करने की जगह, एक्स्ट्रा जगह नहीं है अब यहाँ पे। जितनी जगह चाहिए थी, जितने लोग भर सकते थे, हमने मैक्सिमम भर लिए कि हम मतलब इसके बाद अगर लोग भरेंगे तो फिर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक काम करते हैं यार, इस बंदे ने सोचा और लालच है इसको यार, अभी 1000 हैं, क्या पता नॉर्मल लोग भी तो खरीदने आएंगे मेरे पास उस दिन, और लोग भर लेता हूँ यहाँ पे ताकि सामान मैं ज्यादा वक्त से ज्यादा बना सकूं। ठीक है, अब इसने क्या करा, जैसे यहाँ बंदे भरने और स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल ही जगह खत्म कर दी। अब यहाँ पे आउटपुट ज्यादा आना बंद हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, जब जगह ही नहीं है तो लोग ढंग से वहां बना ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे सामान सारा बना के रखा हुआ था, तैयार करके इस तरफ रखा हुआ था, कोई जा रहा था वहां से जगह नहीं मिली, वो फिसल गया और उसने सारे के सारे समोसे पे गिर गए। ठीक है, तो सारा का सारा जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल गया वो सारा का सारा खराब हो गया। हाँ है ना। देखो तीन बातें समझ में आती है इस बात से ना, कि देखो एक टाइम ऐसा था जहाँ पे मेरे पास अबंडेंस थी, मेरे पास स्पेस ही स्पेस। सेकंड स्टेज क्या थी कि मैं सफिशिएंट जितनी भर सकता था मैंने सफिशिएंट चीजें भर दी। थर्ड स्टेज क्या हुई कि यार मैंने ना और सोचा, लालच किया कि मैं और लोगों को मोर रिसोर्सेज में ऐड कर लूँ। अब जैसी रिसोर्सेज यहाँ पे ऐड करे तो मेरी चीजें खराब होनी स्टार्ट। यही चीज हुई हमारे एग्जाम्पल के अंदर। यस सर। अब देखो मैं इसी को ही रीड कराता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा एक उसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू। Law of variable proportion states that as we increase the quantity of only one input, keeping other inputs fixed। ठीक है, मेन हमारी दुकान और ये हमारा ये मशीनरी फिक्स थी। ठीक है, हमने एक यहाँ पर रिसोर्स बढ़ा दिया, क्या था वो, लेबर। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस, जब हमारे पास जगह कम थी। ठीक है, जैसे ही मैंने कुछ बंदे भरने स्टार्ट करे तो धीरे धीरे हमारा जो होगा वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, देन एट डिक्रीजिंग रेट, फिर क्या होगा, एक टाइम पे और आएगा कि ना यार अब ज्यादा लोग जब भर दिए मैंने, तो वो बढ़ तो रहा होगा लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं बढ़ रहा होगा ना, कम स्टेज स्पीड से बढ़ रहा होगा। फिर एक थर्ड स्टेज आएगा जब जहां ज्यादा के ज्यादा भर देगी, तो खड़े होने की जगह नहीं है, उस स्टेज पे हमारा क्या करेगा, वो फॉल डाउन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और वो नेगेटिव चला जाएगा। इसी को ही कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके सर, समझ में आ गया। आया समझ में कि नहीं आया। आ गया सर। देखो अगर मैं इसको एक और चीज से समझाऊं आपको, फिक्स्ड फैक्टर्स थे, वेरिएबल फैक्टर्स थे, इन्हीं के प्रोपोर्शन को बोला गया है ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, एक फिक्स फैक्टर था, तब मेरे पास एक ही लेबर थी। फिर फिक्स तो अगेन दोबारा एक ही था, फिर उसके बाद मैंने लेबर को बढ़ा दिया, फिर अगेन ये फिक्स था, फिर मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। इस तरीके से मैंने बढ़ाई अपनी धीरे धीरे चीजें करके। हाँ या ना। सर हम फिक्स्ड को नहीं बढ़ा सकते सर? नहीं, हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है ना, अगर टाइम पीरियड होता तब हम बढ़ा सकते हैं, जब हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है तब नहीं हो सकता ऐसे। ओके सर। आई बस समझ में, हम टाइम पीरियड को नहीं बढ़ा सकते यहाँ यस सर, आ गया। पे। आगे चले। यस सर। ठीक है, अब इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, वेरिएबल का क्या प्रोपोर्शन चल रहा है फिक्स के साथ, हम उसी को ही स्टडी कर रहे हैं। आई बस समझ में। यस सर। देखो टोटल तीन स्टेज बताए मैंने। ठीक है, अब तीन स्टेज को मैं उन्हीं को ही डिटेल में बता रहा हूँ। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर बोलते हैं पहले स्टेज को। कह रहे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, जहां शॉप में बहुत जगह खाली थी तो मैंने उसको बेटर यूटिलाइज करके लोगों को भर दिया। इंक्रीज एफिशिएंसी, जैसी लोगों को भरा होगा तो मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ गई होगी। ठीक है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर की अब और ज्यादा नहीं हम लोग कर पाएंगे। ठीक है,
अब सेकंड स्टेज एफिशिएंसी क्या होता है? क्या एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी एफिशिएंसी को करने का मतलब होता है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से करना। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी चीज की क्षमता बढ़ गई ना एक तरीके से। अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि ना एक बच्चा है पढ़ने के लिए बैठा, ठीक है। अब उसका मन ही नहीं लग रहा था, वो पहले 1 घंटे में बस 2 से 4 पेज ही रीड कर पाता था। फिर जब उसको अच्छे से चीजें समझ में आई, उसका इंटरेस्ट जागा उस सब्जेक्ट में, तो 1 से 10 पेजेस पे आ गया वो। ठीक है, तो ये बोलूंगा मैं कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड आता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। अब देखो सेकंड में क्या था, हमारे पास जब हमने सारी चीजें कर दी है तो अब और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते फैक्टर्स का, मैं और बढ़ाने का कोई तुक ही नहीं बन रहा था मेरा, है ना। या फिर हम किसी फैक्टर को किसी और फैक्टर से रिप्लेस ही नहीं कर सकते थे वहां पे, जितना था उतना सफिशिएंट था हमारे पास। बोलो। हेलो हाँ वंश बोलो। सर, आपकी आवाज ब्लैक हो गई थोड़ी। अच्छा अब ठीक है। हाँ अब ठीक है सर, बीच बीच में लैग हो रही थी जब आप सेकंड वाला बोल रहे थे तो। हाँ सेकंड वाला कुछ नहीं है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या है कि प्रॉपर फैक्टर मैं बना चुका हूँ, इसके ज्यादा अलावा मैं कोई फैक्टर नहीं बना सकता था, जितने रिक्वायर्ड चीजें थी मैं कर चुका हूँ। सेकंड स्टेज में जैसे ही मैं पहुंचा हूँ तो मैंने जितने भर सकता था, जितनी चीजें थी मैंने डाल दी। फर्स्ट स्टेज में मैं तो अकेला कर रहा था, सेकंड स्टेज में मैंने उतने 3-4 बंदों को बुला के भर दी थी ना जगह। यस सर। अब इससे अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, या फिर मैं इनको रिप्लेस नहीं कर सकता, ना मशीनरी को रिप्लेस कर सकता, किसी को रिप्लेस ही नहीं कर सकता इस स्टेज में, है ना। तो ये स्टेज सेकंड होता है। थर्ड स्टेज है हमारा नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न में क्या हुआ, मैंने ना इतने ज्यादा पर्सन भर दिए, इतने ज्यादा अपने एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया है कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन रहा, जगह ही नहीं बन रही, वहां पे लोग खड़े ही नहीं हो पा रहे। अब जैसे ही हम भाई जहाँ जगह ही नहीं बन रही, सामान अब धीरे धीरे कम बनना स्टार्ट होगा। कम जब बन रहा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर तो तीनों में ही कॉमन रहेगा ना हमारे लिए। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर के मैंने इतने भर दिए कि अब उस फिक्स फैक्टर में हमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है आदित्य, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे। यस सर। नो सर। ठीक है, अब एजम्पशंस पढ़ रहा हूँ मैं अभी, खाली जो जो बोल रहा हूँ वो पढ़ना, बाकी रीड करना, जिसमें दिक्कत आएगी फिर वो करेंगे क्लास में मिलकर। ठीक है, एक तो शॉर्ट रन पे चल रहा है हमारा, ठीक है, और ये खाली प्रोडक्शन के लिए ही अप्लाई होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे हमारा एक ही चीज को छेड़ सकते थे कि ज्यादा चीजों को छेड़ सकते थे। क्या सर? यहाँ पे हम लोग एक ही फैक्टर को चेंज कर सकते थे ना। यस सर। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। अब जब मैंने एक लेबर को यहाँ पे दगाया होगा या दूसरे लेबर को लेके आया, तो जितने भी पर्सन ऐड कर रहा हूँ मैं मान के चल रहा हूँ कि इक्वली वो लोग एफिशिएंट है, मतलब बराबरी का ही काम करेंगे। अगर ये 5 बना रहा है तो ये भी 5 ही बना रहा है। और ये नहीं कि भाई मैं ऑटोमेटिक मशीन खरीद के ले आया या फिर मैंने कोई टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, जो टेक्नोलॉजी पहले लग रही थी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी पूरे के पूरे तीनों स्टेजेस के अंदर। ठीक यस है, सर। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना, बाकी है इंपॉर्टेंट बट वो रीड करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो फिर उसको आगे करें। अब देखो ये है हमारा सर डायग्राम। बोलो बोलो। उस समय फिर इसका अभी अभी रीड करिए या स्क्रीनशॉट ले लूं मैं इसका? आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, फिर ओके इसको सर। क्लास में रीड करके आना। कल ले वाली लिया सर। क्लास में जो भी इस क्लास के डाउट्स होंगे वो आप लेना, ठीक है, क्योंकि कल बाकी बच्चे भी डाउट्स लेके आएंगे, आप भी साथ देना। अब सुनो सर जरा मैं को ये। क्वेश्चन हाँ, कर लूंगा इसका। क्या कर लोगे। क्वेश्चन कर लूंगा, आप क्वेश्चन सेंड कर देना। ठीक है ठीक है। अब देखो ये ओके है सर। इसका डायग्राम, बेसिकली क्या कह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल यूटिलिटी का डायग्राम था वही सेम चीज है, बस यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट आपका एक्स्ट्रा है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट राइज कर रहा है। जब हमारा एक ही काम था तब हाँ 100 बना रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब हमारा एफिशिएंसी बढ़ रही थी। ठीक है, जैसे हमने ज्यादा लगाए तो हमारी और ज्यादा हो गई। जब अकेला था एक बंदा था तब हमारी इंक्रीज कर रही थी।
ठीक है, जब हमने बहुत सारे लगा दिए, हमने जो 4-5 लगा दिए तो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन जब उससे ज्यादा लगाए तो हमारी वो फॉल होने लग गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब वही मार्जिन प्रोडक्ट की बात करता हूँ कि भैया जैसे ये बढ़ रहा था, जैसे ही हमारा ये क्या बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, वैसे ही मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था। ठीक है, ये देखो ये भी बढ़ रहा था, वो भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। जैसे ही वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगा, ये यहाँ पे फॉल होने लग गया। मतलब जैसे ही वो सबसे अपनी स्पीड में हुआ, वैसे ये क्या हो गया, फॉल होने लग गया। और जब वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है, तब ये क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इनकी एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को देखते चलो। जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था। ठीक है, जैसे ही ये फॉल होने लगा है, तो हमारा ये भी फॉल होने लग गया एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब ये मैंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली क्या है कि जिस पॉइंट पे हमारा हमारा टोटल प्रोडक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, या फिर कह लो टोटल प्रोडक्ट का रेट चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था पहले, फिर डिक्रीजिंग रेट पे चला गया, ये सारी चीज जो आ रही है उसको बोला जा रहा है। अब देखो पहले वो स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा था, फिर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज जैसे ही हुआ उस पॉइंट को बोला गया था हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल के कैसे आया, देखो जैसे ही इसने स्पीड पकड़ी ना, वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉल होना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। यस सर। तो इस पॉइंट को, जहां पे इसके ये पैरेलल पॉइंट है, हमने इसको बोला है ये है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं ऐसे बोलूं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट होता है। ठीक है, तभी हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके मार्जिनल प्रोडक्ट के हाईएस्ट पॉइंट पे कॉरेस्पॉन्डिंग जहाँ पे होगा, हम उसको बोलेंगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब यहाँ से जो रेट होगा उसका बढ़ने का, वो चेंज हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट का। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इसी के अंदर हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं। देखो एक चीज याद रखना कि जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा बड़ा होगा एवरेज प्रोडक्ट से, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तब हम कहेंगे कि एपी है, तब हम बोलेंगे कि जो एपी है वो राइज कर रहा है। ठीक है, एपी इज राइजिंग। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जब एमपी छोटा है हमारा एवरेज प्रोडक्ट से, ठीक है, तब उसका मतलब क्या होगा, एपी जो है वो फॉल कर रहा है। अब मैं इधर ही डायग्राम में कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पे एमपी बढ़ रहा होगा हाईएस्ट है, तो वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, जब वो बढ़ रहा है तो एपी भी बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, जब एमपी हुआ है छोटा उससे, यानी कि मैं एग्जांपल इस तरीके से लेके चलता हूँ कि एमपी 9 होगा, ये 5 है, लेके चलो। तो यहाँ पे जो एपी निकल के आ रहा होगा वो बढ़ता हुआ आ रहा होगा। अब नहीं तो क्या करना है, काम करेंगे, कल हम क्लास में ना ग्राफ बनाएंगे विद नंबर्स। ठीक है, हम उस टाइम ये चीज चेक कर लेते हैं, अभी तो छोड़ो। बस अभी एक बात याद रखो कि जब एमपी बढ़ रहा होगा, एपी से बड़ा होगा सॉरी, तो एपी बढ़ रहा होगा। जब डायग्राम की बात करो, एपी इज राइजिंग इन द डायग्राम। ठीक है, और जब एमपी फॉल कर रहा है, एमपी छोटा है एपी से, तो हमारा एपी गिर रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। ये वाला ओके कंसेप्ट मैं सर। आपको डायग्राम के थ्रू ज्यादा बेटर समझाता हूँ। ठीक है, आगे चले अब। यस सर। देखो ये जो हमने ना ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये हमारे बेसिकली क्या है, स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन है। काम करने के स्टेजेस हैं कि फर्स्ट स्टेज पर तो वो भाई खाली जगह थी तो वेस्टेज हो रहा था, हमने क्या किया, लेबरों को ऐड कर दिया। सेकंड स्टेज में मैंने वर्कर्स को बढ़ा दिया कि शॉप के अंदर मतलब एफिशिएंट हमारे वर्कर हो जाए। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या था कि भाई मैंने बंदे तो डाल दिए पर उनका कोई योगदान ही नहीं आ रहा, उनका कोई कह लो कि कोई आउटपुट ही निकल के नहीं आ रहा, ऊपर से वो चीजें और खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि पहले, दूसरे और तीसरे स्टेज में से बेस्ट स्टेज कौन सा था? सर सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज। तो यही हमें लिखना भी होगा, अपनी कॉपी में लिख लो।
सेकेंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज। लिख लिया? हाँ यस सर। अब सेकंड आप लाइन लिखो कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यस first सर। and third stage are called economic यस सर। absurdity। एब्सर्ड बोलते हैं ना क्या? उसे, एब्सर्ड, अच्छा ओके सर। तो वहां पे एब्सर्डिटी हो जाएगा। ठीक है। एब्सर्डिटी। मतलब इनअप्रोप्रिएट है, मतलब वो ठीक नहीं है। ओके, लिख लिया सर। लिख लिया? अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बेसिकली ना मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ रहा हूँ, और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में ही बोल रहा है। इसको हम ना एक तरीके से कहते हैं कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। यहाँ पे हमारी कॉस्ट एक तरीके से बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर तो हमारा वही है, फैक्टर फिक्स फैक्टर तो एक ही है हमारा, लेकिन मैंने वेरिएबल यहाँ पे बढ़ा लिए हैं ज्यादा। अब जब ज्यादा बंदे बढ़ गए हैं तो अपने आप ही आउटपुट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही टोटल आउटपुट यानी कि टोटल प्रोडक्ट कम बन रहे होंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी तो फॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे। सर एक बार फिर से बताना, समझ नहीं आया आपने क्या बोला अभी। मैंने बोला कि फिक्स फैक्टर तो एक ही है हमारे पास, और मैंने यहाँ यस। वेरिएबल फैक्टर्स को भर लिया है ना। अब जब मैंने ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा दिया है तो अपने आप ही मेरा आउटपुट गिरना स्टार्ट हो जाएगा ना। यस सर। अब जैसे ही टोटल आउटपुट है, टोटल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट होगा तो अपने आप सी बात है कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी गिरने लग जाएगा, क्योंकि वो तो निकलता ही टोटल प्रोडक्ट से है। यस सर। सर पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस बार। हाँ, तभी मैंने इसको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, कि कुछ कुछ क्वेश्चन अंदर से जैसे निकल के आ जाएंगे कि ये क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग किसके बारे में बताता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो ये सारी कुछ भी चीजें आए। तो 20 नंबर का होगा अभी सर, यूटी 22 तारीख से। हाँ जी, पेपर तो 29 को है। हाँ बताया था आपने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके सर, हाँ सर। It's also called as increasing cost। अब देखो जो मैंने इधर बात समझाई वही लिखा हुआ है। इफ एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड टू अ फिक्स क्वांटिटी of other factor per unit of time, the increment in total output will first increase but beyond some point it will begin to decline। जो हमने डायग्राम में सीखा था कि एक पॉइंट तक तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, डायग्राम में हमने वही चीज बनाई है यहाँ पे, कि इस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब वो मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होने लग गया। ठीक है। सर ये अभी क्लास कब तक लोगे सर आप? मेरी 3 बजे से अकाउंट की क्लास है ना। हाँ, उससे पहले खत्म। तीन कब से है वो आपकी? 3 बजे से। अच्छा अच्छा, मैं उससे पहले खत्म कर दूंगा, मतलब थोड़ी बस 10-15 मिनट। ओके सर। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। हमने पढ़ा था ना शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, खत्म कर लिया। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या आता है हमारा? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या समझाता है, इसके लिए आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी, उसके बाद आपको समझना है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक पर्सन था, उसकी पहले एक शॉप थी, उस पे ना वो बर्गर सेल करता था। ठीक है, ये बर्गर सेल करता था। अब जैसे ही वो बर्गर सेल करता था, ये जो बन खरीदता था ना, वो खरीदता था 5 रुपए का, और इसके अंदर जितनी भी चीजें डाली, इसको तेल वेल में तला, उन सब की कॉस्ट पड़ती थी उसे एक बर्गर पे 3 रुपए की। 8 रुपए की उसकी टोटल कॉस्ट हो गई। ठीक है, और वो 10 रुपए में ना सेल कर देता था, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? यस सर। अब वो क्या करता था, जब वो पहले की बात थी, जब एक ही मतलब जब वो उसका सपोज करो एक छोटी सी रेडी हुआ करती थी, ठीक है। अब वो क्या करता था, ये रिटेल शॉप से खरीद खरीद के लाता था, तो उसको थोड़ी महंगी पड़ती थी। जब उसने बिजनेस ग्रो करा
अब उसकी एक दुकान हो गई, अब एक दुकान से उसने सपोज करो टोटल ऐसी 10-12 दुकानें खोली, 10-12 आउटलेट खोल लिए ऑल ओवर देश। ठीक है, अब क्या होता है, वो गया उस रिटेल शॉप वाले पे, अब उसने कहा यार इससे खरीदने का कोई फायदा नहीं है, यार मेरे को तो इतना इसके पास सामान ही होता जितना मेरे को चाहिए। अब वो गया कि रिटेल शॉप वाला किससे खरीदता था, वो खरीदता था फैक्ट्री से। अब हम गए उस फैक्ट्री के पास, हमने बोला उस फैक्ट्री वाले को कि भैया मेरी ना ये 10-12 दुकानें हैं, मैं उसमें पिज्जा भी बेचता हूँ, मैं उसमें बर्गर भी बेचता हूँ, मैं उसमें कुलचा भी बेचता हूँ, तो आपके पास जितनी भी ब्रेड्स बनेगी, जितनी भी ये चीजें बनेंगी, बन ब्रेड पिज्जा बेस जो भी सब बनेगा, वो मुझे सारा का सारा मुझे चाहिए। कहानी आई समझ में आता कभी? यस सर। ठीक है, अब वो जो उसे 5 रुपए की पहले कॉस्ट पड़ती थी रिटेल शॉप वाले से खरीदने पे, ठीक है, अब उसको वो पड़ रही है, उसको वो जो ब्रेड पड़ती है, वो बन पड़ता है, वो 2 रुपए का पड़ता है। ठीक है, अब वो सब सामान वान डालना, तेल वेल की, बिजली पानी सब मिला के 3 रुपए की उसको कॉस्ट पड़ती थी, उन सब चीजों की अदर जो एक्सपेंसेस थे। टोटल 5 रुपए की कॉस्ट हुई उसकी एक बर्गर की। अब जैसे ही वो इतना बड़ा आदमी बन गया, उसने 10-12 दुकानें खोल ली, उसका ब्रांड नेम बन गया, जैसे बर्गर किंग, बर्गर सिंह जैसे चल रहे हैं हमारे, है ना। तो अब उसने क्या किया, यस। 5 रुपए की चीज को अब उसने बेचा है 20 रुपए अपने नाम पे। तो अब ये हो गया सेलिंग प्राइस, अब प्रॉफिट कितना हो गया उसका? 15 रुपीज। 15 बढ़ गया कि नहीं, हो मतलब प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो यस सर, वैसे वही तो ही, कहा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वैसे ही जैसे जब बिजनेस का लेवल बढ़ता है ना, तो उसकी बचत होने लग जाती है, यहाँ उसकी बचत हो रही थी, बचत हुई तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। और जैसे ही बिजनेस ग्रो कर रहा होता है तो सेलिंग प्राइस उसका ज्यादा होगा ना, उसके पास मतलब उसका ब्रांड नेम हो गया तो ज्यादा महंगा बेचेगा, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाता है। अब वही हम सीखने जा रहे हैं हमारे लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन का मतलब ही क्या है कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, मोर देन शॉर्ट रन है, मतलब हमारे पास ज्यादा टाइम पीरियड। ठीक है, अभी क्या है ये डायग्राम, ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी बाद में समझेंगे, पहले अब इधर आते हैं। ठीक है, रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न या फिर कह लो इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है, अभी हम वो सब चीजें समझते हैं। ठीक है, अब एक बिजनेसमैन को क्या फायदा हो रहा है, एक इंटरनल कि उसको अंदर क्या फायदा हुआ बिजनेस ग्रो होने की वजह से, और एक्सटर्नल मतलब बाहर क्या फायदा हो रहा है उसको, बाहर एक्सटर्नल क्या फायदे हो रहे हैं बिजनेस ग्रो करने की वजह से। तो सबसे पहला फायदा है उसका टेक्निकल इकोनॉमी। देखो यहाँ लिखा हुआ है बेनिफिट अवेलेबल टू अ सिंगल फर्म, जिस फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल इको का मतलब क्या है, इकोनॉमी इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, पहले वो एक छोटी सी रेडी लगाता था, वहां पे उसका जो मशीनरी थी नॉर्मल थी, जो तवा वगैरह ये सब चीजें, लेकिन जैसे ही अब उसने अपने आप को ग्रो कर लिया इतना बड़ा, अब वो मशीनरी ले पाएगा अच्छी बेटर कि नहीं ले पाएगा? क्या सर, एक बार फिर से रिपीट करना। कहाँ से रिपीट हेलो। करूँ मैं, को बताना। नहीं सर, अभी जो आपने जस्ट बोला था अभी, थोड़ा सा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या है, बेनिफिट क्या होते हैं फर्म को इंटरनली, और बेनिफिट क्या होते हैं फर्म को एक्सटर्नली। ठीक है, ओके सर। तो अब इंटरनली का पहला पढ़ाया मैंने कि टेक्निकल इकोनॉमी, बेसिकली वो क्या बता रहा होता है कि पहले के टाइम पे उसका जब वो सिंगल एक रेडी थी उसके पास, तब वो हमारे पास क्या सामान था, हमारे पास मशीनरी वगैरह अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, हमारे पास इतनी ज्यादा हाईटेक मशीन्स नहीं होंगी, जिसमें कम ऑयल आए, जिसमें हमारे को हाइजीन भी मेंटेन रहे, सारी चीज नहीं थी। अब जैसे ही वो इतना बड़ा ग्रो कर गया, तो वो मशीन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? सर ले लेगा सर। है ना, तो वही हमारा बेनिफिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, टेक्निकल इकोनॉमी में। सेकंड आता है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमी। अब मैनेजरियल इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, पहले ना उसके पास सपोज करो उसने एक शॉप खोली, तो उसके पास एक मैनेजर था, उसके पास टाइम इतना नहीं लगता था, उस मैनेजर को 20,000 रुपये में सपोज करो मैंने उसे रखा हुआ था, इतनी चीजें अच्छे से मैनेज नहीं करता। ठीक है, हल्का फुल्का काम करता था, उसका बर्डन भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने 10-12 शॉप खोल ली, अब क्या उस मैनेजर को मैं टाइम अलॉट कर दूंगा कि हाँ तुझे ये सारी चीजें हर दुकान की देखनी है, तो मैं उसका ज्यादा आउटपुट निकाल पाऊंगा कि नहीं, ज्यादा काम करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा? करा पाएंगे सर। तो वो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमी होगी। थर्ड आती है हमारी कमर्शियल इकोनॉमी। अभी उसका हमने एग्जांपल पढ़ा कि वो 5 रुपए वाला बन उसको कितने में पड़ गया था,
₹3 में सर। 3 रुपए में पड़ गया था, तो वो हमारी बेसिकली कॉस्ट बचाना है, यानी रॉ मटेरियल सस्ता जो लिया हमारा, उसका एग्जांपल हो गया। फोर्थ होता है हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल इकोनॉमी। फाइनेंशियल इकोनॉमी का मतलब क्या है? बैंक लोन या फिर फाइनेंस की बात चल रही है। बेसिकली क्या होता है, जब कोई बिजनेस ग्रो करती है तो उसको लोन देने आती है बैंक, कि आप हमसे लोन ले लो अगर आपको किसी चीज के लिए चाहिए, ये सारी चीजें। तो वो एक तरीके की फाइनेंशियल उसको बेनिफिट मिल गया होगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट यस होता है हमारा रिस्क बियरिंग। अब सपोज करो इन 10-12 शॉप में से एक शॉप बंद हो जाती है हमारी। ठीक है। अगर इन केस हमारी एक शॉप बंद होती भी है, तो क्या वो अब रिस्क जो है, जो नुकसान होगा, वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो इजिली हैंडल कर पाएगा अपना? यस सर। उसका रिस्क फैल जाएगा ना, किसी भी चीज का बंद होने का 10-12 शॉप के ऊपर बर्डन आएगा, है ना? यस सर। अब वैसे ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। जब टाटा कंपनी के बहुत सारे स्टार्टअप्स है, बहुत सारी उनके वो है बिजनेस है, उनके पास जगुआर का भी है ना, कार्स में। लेकिन उनका नैनो वाला जो प्रोजेक्ट था वो नहीं चला। तो क्या उसका जितना भी रिस्क होगा वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट उसमें बट गया होगा कि नहीं बट गया होगा? बट क्या होगा सर? बट गया होगा। ये तो थे हमारे इंटरनल फैक्टर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से? एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। अब देखो, यस सर। ये यहाँ पे ना चीपर रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, लेकिन वो तो हमने इधर कवर किया कमर्शियल में। अभी इसका मतलब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे क्यों लिखा गया है। जब यहाँ आपने देखा होगा मंडी में, कि मंडी में सारी की सारी यहाँ पे मंडी की ही शॉप है, हाँ या ना? या फिर आप किसी पर्टिकुलर मार्केट ले लो, कोई कपड़े की मार्केट में गए आप, कमला नगर गए, तो वहां सारी कपड़ों की ही शॉप है मोस्टली, हाँ या ना? वैसे ही आप स्टोन्स की मार्केट में गए, वैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर यस चीज की सर। मार्केट में गए, तो जब एक जगह पे इस तरीके की बहुत सारी दुकानें, इस तरीके की बहुत सारी चीजें की शॉप वगैरह खुलती हैं, तो अपने आप ही वहां पे चीजें सस्ती हो जाती है। वहां पे अब ये बंदा महंगी बेचेगा तो हम किसके पास जाएंगे? इसके पास जाएंगे कि इसके पास जाएंगे? अगर कोई एक पर्सन उस पूरी इंडस्ट्री में, उस पूरी जगह पे, एक ये रोड है सपोज करो, यहाँ पे जो दुकानें हैं, सेम ही चीज की दुकान है, ये महंगी बेच रहा है, तो मैं इसके पास जाऊंगा ही नहीं, मतलब उन्हीं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पे चला जाऊंगा। तो इस चीज की यस वजह से हमारे को चीजें सस्ती मिल रही है, रॉ मटेरियल यहाँ पे इस वजह से चीप हो जाता है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। जैसे ही हमारा व्यापार बढ़ता है तो पूरे एरिया में बेनिफिट मिलने लग जाते हैं ना। तो वही पढ़ने जा रहे हैं हम एक्सटर्नल, कि गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देती है, लोग क्या कर रहे होते हैं, वो चीज। अब जब पता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर मार्केट है, तो वहां पे जो जितने भी लेबर आ रही होगी वो स्किल्ड ही तो आ रही होगी, कि हाँ भाई यहाँ चलो काम अच्छे से हो जाएगा, यहाँ पे लेबर अवेलेबल है इजिली। हेलो। भाई, हाँ, हाँ समझ यस में आ सर। रहा है? हाँ हाँ सही आ रहा है। ठीक है। वैसे ही हमारे थर्ड और फोर्थ पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ जाती है। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के लिए रोड वगैरह भी गवर्नमेंट वगैरह क्या करेगी, पर्टिकुलर एक मार्केट है वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे, तो वहाँ के आसपास की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, रोड वगैरह मेंटेन हो जाएगी, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी बढ़ जाएगी। और आसपास की इंडस्ट्री भी, अब सपोज करो ये मंडी के आसपास भी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, तो वो दुकानें भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही होती है। तो वही कह रहा है, ग्रोथ ऑफ हमारा एंसिलरी इंडस्ट्री की डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी आसपास ग्रो होने लग जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का डायग्राम। ठीक है। ये एक काम करते हैं, ये वाली चीज नेक्स्ट वाली क्लास में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपको सारा का सारा? यस सर। ठीक है। और ये वाला हम डायग्राम ना लास्ट वाली क्लास में ही करेंगे, सबको चीज समझाता हूँ साथ में। चलो, एक बार ये क्लासेस आप दोबारा देख लेना और एक बार रिवाइज कर लेना, बुक से रीडिंग कर लेना। ठीक है। ओके सर। Okay.